नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी की वजह से हमने देखा कि शेयर बाजार ने कई नए हाई रिकॉर्ड्स बनाए। सेंसेक्स पहली बार हमने देखा कि 83,000 के लेवल के पार पहुंचा और साप्ताहिक आधार पर हम अगर देखें तो निफ्टी भी करीबन 2 से 3% मजबूत होकर 25,000 के अंकों को पार कर गया। 18 सितंबर वो दिन जिस दिन ये उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा तो एक रेट कट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तमाम जो दुनिया भर के बाजार के विशेषज्ञ हैं। और ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर देखें तो इस हफ्ते का टॉप इंडेक्स किनर रहा, वहीं ऑटो और ऑयल एंड गैस में कहीं ना कहीं बिकवाली हावी रही। इन सब कारकों पर हम करेंगे चर्चा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल, किस सेक्टर में निवेश करना होगा आपके लिए मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और एनसीवी महेश्वरी साहब, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय खास तौर पर रविवार के दिन निकालने के लिए। तो महेश्वरी जी, पहला सवाल यही है कि इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स की जब हम बात कर रहे हैं जो अगले हफ्ते होने वाले हैं, उसमें सबसे अहम है जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। क्या उम्मीद करते हैं आप कि रेट कट होगा और अगर होता है तो किस तरह से तमाम बाजार रिएक्ट करेंगे? देखिए, बहुत मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है और मे बी जो प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट है उसके ऑलमोस्ट लास्ट मीटिंग है उसके अंदर, तो मार्केट में बहुत होप है कि रेट कट हो जाएगा। लेकिन रेट कट एक ग्लोबल फिनोमिना है, उसका मुझे नहीं लगता इंडिया पे कोई ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, इन द सेंस कि जो डॉलर आज 84 रुपीज़ से ज़्यादा है। अगर रेट कट होता है तो मुझे लगता है इट हैज़ टू बी फॉलोड मोर और लेस द रेट कट बाय द इंडियन। तो जो हमारा रेट डिफरेंशियल है बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया एंड यूएसए मोर और लेस वो उतना ही रहेगा। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है जो डॉलर्स पे हमारा प्रेशर बना हुआ था, जो डॉलर कंटिन्यूसली अपने एक साल में देखें जिस ढंग से तेज़ी से बढ़ रहा है, रुपए का जो एवोल्यूशन हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अभी बना रहेगा। और वही एक मुझे लगता है जो थोड़ा सा हमारे स्टॉक मार्केट में एक हल्का सा चिंता का विषय है कि किस तरह से अगर डॉलर्स हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा तो क्या होगा। पर मार्केट के जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है, लगता है कि जिस ढंग से अभी हमने देखा यूरोप ने भी कट किया, उससे पहले जापान में भी बात यही हुई थी, कट होने की बात थी, कट हुआ। उसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट हो भी सकता है। लेकिन अगर ये है मार्केट फैक्टर, लेकिन जो मेरी अपनी अपेक्षा है, मेरी अपनी आकांक्षा है, मुझे लग रहा है कि रेट कट नहीं होगा। वो एक अच्छी डोव नीति, बहुत एक सॉफ्ट नीति बताएंगे कि हमें ये करना है, ये करना है, बट अल्टीमेटली नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली आज डेफिसिट है अमेरिका में और सारा पैसा जो आज फर्मनेस है डॉलर में, वो इसीलिए कि सारा ग्लोबल पैसा अमेरिका में आ रहा है एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेट इंटरेस्ट डिफरेंशियल। अगर वो रेट इंटरेस्ट कट कर देंगे तो शायद वो जो इजाफा है वो खत्म हो जाएगा और मुझे चलता है कि अभी शायद यूएसए गवर्नमेंट उसको अफोर्ड ना कर पाए। अच्छा, और साफ तौर पे इलेक्शंस भी अभी वहाँ पर बिल्कुल सर पर हैं। एक चीज़ और ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आईपीओस को लेकर मैं लगातार जब से शो कर रही हूँ, पिछले 2 महीनों में कई आईपीओस लिस्ट हुए और 7 नए आईपीओस फिर आने वाले हैं। 13 लिस्टिंग्स होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं दलाल स्ट्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है जहाँ पर हम लगातार मुनाफा वसूली भी हावी होते हुए देख रहे हैं, किस तरह का कॉल रहना चाहिए निवेशकों का आईपीओस के लिहाज से? देखिए, लेट अस स्टार्ट। मुझे लगता है 16 कल और ही शायद बजाज का जो हाउसिंग का है उसका लिस्टिंग होगा। और मार्केट अगर हम मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम पे ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब मुनाफा बहुत अच्छा मिल रहा है और निवेशकों का लगातार आपने देखा होगा कि कोई भी अच्छा इशू ऐसा नहीं है जो 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। लेकिन और कंटिन्यूसली ज़्यादा आ रही है। जितना पैसा हमने इन करीब 8.5 महीनों में रेज़ किया है वो पिछले पूरे साल की जो मनी कलेक्ट हुई थी उससे ज़्यादा है इसका। और अभी भी 100 टाइम्स सब्सक्राइब का मार्केट में डिमांड है, मार्केट में एक हंगर है फॉर अच्छे इश्यूज़ के लिए। लेकिन एक आम निवेशक को मैं बार बार ये चेताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो 10 अच्छे इशू आ रहे हैं उसमें शायद 1 या 2 इशू ऐसे हैं जो कि आज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में हल्की सी भी करेक्शन आएगी
तो उनका बीटा इतना ज़्यादा है, उनका मार्केट रिएक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो हो सकता है कि बिलो पार भी आ जाए या काफ़ी नीचे आ जाए। अभी अगर हम रफली बात करें, साल के जो इश्यूज़ आए हैं उसमें करीब 7 ही ऐसे इशू हैं जो कि अभी अपनी इशू प्राइस से डिस्काउंट पे हैं। बाकी 90% इसका मतलब रादर 92% शेयर जो है वो अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया है, लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता होने की ज़रूरत है। आप उसके प्रमोटर्स को देखिए किस हाउस का है। लाइक जैसे अभी हमने देखा कि मंडे को जो 100% प्रीमियम पे खुलने की हमारी बात है बजाज का, तो लोगों को लगा एक इंडस्ट्रियल हाउस उसके साथ है। या तो आप उसके प्रमोटर्स को देखिए, या उसके ब्रांड को देखिए, या उसकी टेक्नोलॉजी को देखिए कि क्या उस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पे कोई डिस्ट्रप्शन करने की पावर है। जब भी आप उस इशू को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि जो आईपीओ है अभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो टॉप क्वालिटी स्टॉक्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और मीडियम लेवल की स्टॉक्स जो हैं मार्केट में आएंगे, जिनसे हमें काफ़ी बचाव की और काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें महेश्वरी जी, तो एफएमसीजी, आईटी और ये बैंकिंग सेक्टर रैली के साथ लगातार जो गेनर्स चार्ट है उस पर लीड करते हुए नजर आए। एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर जिस तरह से मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो के लिहाज से किस तरह का नजरिया निवेशकों का एफएमसीजी के लिए? देखिए, सेक्टर्स एवोल्यूशन करने के लिए जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि हमको सेक्टर्स को समझने के लिए दो चीज़ें देखनी है। एक है एब्सोल्यूट रिटर्न, जो नॉर्मल लोग देख लेते हैं, 1 अप्रैल को इतना रेट था, जितना रेट है उस सेक्टर का या उस सेक्टरल इंडेक्स का इतना रेट है, और कंटिन्यूसली उसने कितना मुनाफा दिया है या कितना दिया। एक सिंपल एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें, वो एक हिस्ट्री है कि उसने पिछला इतना रिटर्न दिया। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है क्या आगे भी वो उतना रिटर्न देगा, और उसको जज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस एब्सोल्यूट रिटर्न को रिस्क एडजस्टेड रिस्क पे रिटर्न्स पे लेना पड़ेगा। लाइक एक सिंपल जो डाटा इजीली अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के, उसके हिसाब से हम चलें तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स को उसकी वॉलेटिलिटी फैक्टर या उसके बीटा फैक्टर से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या इस रिटर्न में इतना इनाफा हुआ, या जितना मैंने रिस्क लिया उसके चलते हुए क्या उसमें रिटर्न मिली। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रियल्टी सेक्टर की बात करें, रियल्टी में आप देखेंगे अगर रिस्क इतना ज़्यादा था कि उसके हिसाब से चलते हुए अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न करें तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम 4 सेक्टर्स हैं लाइक जिसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छी है, सबसे नंबर 1 पे है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर ने बहुत अच्छी कंटिन्यूस रिटर्न दी है, और सबसे बढ़िया जब कंटिन्यूस रिटर्न होती है तो वॉलेटिलिटी फैक्टर या हमारा जो बीटा है वो कंटिन्यूसली कम होता चला जाता है। तो कम वॉलेटिलिटी होने से रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न्स है वो भी पावर सेक्टर में बहुत अच्छी है। दूसरा सेक्टर जैसे इन्होंने बताया कंज्यूमर गुड्स, उसमें भी बहुत अच्छी रिटर्न्स हमने देखने को मिली है। तीसरा जो बड़ा अच्छा सेक्टर है, जो कि खासकर जब मार्केट इतनी अच्छी होती है और उसमें हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली और एक ऐसी स्टेडी रिटर्न्स मिले, तो उसमें है मेडिकल, फार्मा और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी हमने देखा है रिस्क एडजस्टेड होने के बावजूद बहुत अच्छी 22% रिटर्न दी है, जो कि पावर सेक्टर की जो 39% की रिटर्न है करीब उसकी क्लोज है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा, अब वो मार्केट इतनी परिपक्व हो चुकी है, मार्केट एक ऐसे लेवल पे आ गई है जहाँ से हमें प्राइस अर्निंग रेशो के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रेशो को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हम लगातार सेक्टर वाइज अब इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिहाज से ऑटो सेक्टर को एक नया बूस्टअप और फ्यूल दिया गया, जो कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। महेश्वरी जी, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसमें 2 अहम चीज़ें निकल कर सामने आई। एक कि भाई अब आपकी एम्बुलेंसेज जो हैं और आपकी बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर चलेंगी। इस सेगमेंट को आप ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिहाज से और इस सेक्टर को ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, आई एम ऑलवेज वेरी बुलिश ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। मैं हमेशा इस पे बहुत ही अच्छा बुलिश मैंने रुख रखा है। लेकिन कभी जब भी हम एक पॉलिसी लाते हैं, उसका क्रियान्वयन होते हुए उसको एक्चुअल जो जेस्टेशन पीरियड है उसमें कई बार 6 महीने से 1 साल या 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इनिशियल टाइम क्या होगा? इनिशियल टाइम आपकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट होगी, कैपिटल कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशन लगेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। तो कहीं ना कहीं जब ये फेस होता है जहाँ हम एक पैराडाइम शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमारे सबड्यूड हो जाते हैं। सबड्यूड के चलते हुए
एज ए मैटर फैक्ट अगर हम पिछले 3 महीने में देखें तो 3 महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो ये -18% है। तो इसका मतलब है ऑटोमोबाइल से, जबकि हमें बहुत अच्छी आशा थी एब्सोल्यूट टर्म्स में, उन्होंने कोई लॉस नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व हो चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो उसके चलते हुए जो इंसिलरीज हैं वो अभी भी स्टेडी चल रही हैं। लेकिन अगर आप मेन उसमें जाएं तो आप अगर पिछले वीक की ही बात करें, आप चाहे टाटा मोटर की बात करें या किसी और अच्छे शेयर्स की बात करें, हर एक में आप देखेंगे कहीं ना कहीं छोटा करेक्शंस देखने को मिला है। दूसरा जो फेस्टिवल डिमांड है वो बड़ी अच्छी डिमांड है, और हमेशा हमने देखा है तो कि डिस्काउंट्स भी आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बड़े अच्छे डिस्काउंट्स मिले और लोगों ने अनाउंस भी कर दिए, पर उसके चलते हुए भी मार्केट में कहीं ना कहीं स्टॉक में ठहराव है। अभी भी अगर आप डीलर्स की पोजीशन देखें तो इनबिल्ट स्टॉक है, इनबिल्ट स्टॉक के होते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है ऑटोमोबाइल्स इस समय आप बने रहें, लेकिन नई एंट्री करने की इस स्टेज पर ज़रूरत नहीं है। तो नई एंट्री अगर हम चाहें तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है? ख़ास तौर पर रेलवेज़ को लेकर तमाम जो स्टॉक एनालिस्ट जुड़ते हैं वो बहुत बुलिश नज़र आते हैं, और जिस तरह से वंदे भारत के विस्तारीकरण की बात की जा रही है और उससे जुड़े तमाम जो राज्य हैं ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, उस लिहाज से रेलवेज़ को लेकर किस तरह का आपका व्यू पॉइंट रहने वाला है? पोर्टफोलियो की शान बढ़ाने के लिए क्या रेलवे स्टॉक्स में या सेक्टर में इस वक्त निवेश करना एक सही कदम? हाँ, देखिए रेलवेज़ में जो सबसे बड़ा एक जो चेंज है वो कहीं ना कहीं हम उसकी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमारी जो रेलवे की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है, उसकी कंज्यूमर सर्विस अच्छी हो रही है, लोगों को अब यात्रा करना एक टेंशन नहीं हो रहा है। यात्रा करने में भी शायद लगता है कि इट कैन बी ए प्लेजर जर्नी आल्सो। कई लोग मैंने देखे हैं कि खाली रेलवे में इसलिए भी जा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ प्लेन जाने से जो प्लेन में कंजेशन फील होती है वो शायद रेलवे में उनको एक फ्रीडम फ्री होती है अगर उनको इक्विवेलेंट सर्विस मिल जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक तबका, एक जो सेगमेंट जो टोटली एयर पे डिपेंड था, वो कहीं ना कहीं हम उसको वापस खींच सकते हैं रेलवे में। तो रेलवे के चलते हुए हमें बेसिक बुनियादी अच्छे जो लोकोमोटिव देने पड़ेंगे, अच्छे उनको सैलेंस देने पड़ेंगे, अच्छे उनके डिब्बा और उनकी सीट्स अच्छी होनी चाहिए, जिस पे काफ़ी गवर्नमेंट और जो रेलवे बोर्ड है प्लस जो रेलवे के साथ जुड़ी हुई कंपनी से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। आज भी जैसे आपने सुना अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी 5 या 6 वंदे मातरम को कंट्री को डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे एक नई इनोवेशन होगी लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और अल्टीमेटली इसकी डिमांड किसको मिलेगी। इसमें काफ़ी जो कॉस्ट है, जो कैपिटल कॉस्ट है एक नई फैक्ट्री लगाने का रेलवे के लिए बहुत ही ह्यूज कॉस्ट है। तो मुझे लगता है मार्केट में आज भी इट इज़ लाइक ए ड्यूरोप्लोली। हमारी देखें तो खाली 4 या 5 कंपनी है जिनको मोर और लेस सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, जिनको सारा कोऑर्डिनेट करने वाला है। तो मुझे लगता है हम उन शेयर्स में आज भी बने रह सकते हैं। और रेलवे में भी अभी नेक्स्ट 3 या 4 साल जिस ढंग से गवर्नमेंट का फोकस है, तो मुझे लगता है ये वेरी सनराइज और अभी भी हमें इस सेक्टर में बना रहना है। क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को लेकर भी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। जिस तरह से हम अगर रेलवेज़ की बात करते हैं तो जो शिपिंग स्टॉक्स हैं, हालांकि शिपिंग पॉलिसी को लेकर कई सुधार किए गए हैं। मझगांव डॉक्स की अगर बात की जाए जिसका एक्स डिविडेंड भी अभी आने वाला है, और उस लिहाज से ब्लू इकोनॉमी को अगर हम देखें तो शिपिंग सेक्टर से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखिए शिपिंग्स में आई थिंक 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। काफ़ी इन्वेस्टर्स का शिपिंग के ऊपर काफ़ी क्वेरीज चलती रहती हैं। लाइक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट ने 2 भागों में बांट दिया। एक जो कोर शिपिंग बिजनेस है वो अलग है, और जो उसकी रियल एस्टेट, जो उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू थी, जो उसकी डॉक्स की वैल्यू थी, जो उनके अदर इमूवेबल एसेट्स की वैल्यू थी, एक डिफरेंट कंपनी है। तो अब एक SCI कंपनी अलग है और शिपिंग कॉरपोरेशन L&A अलग कंपनी है। तो दोनों में क्योंकि प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो लोगों के बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ साल पहले इतनी प्राइस थी, आज कैसे होगी, बिकॉज दोनों कंपनीज वही कंपनी डीमर्ज होकर 2 डिफरेंट कंपनीज बन गई हैं। दूसरा, इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो नेवी पे आने वाला, जो लोगों का एस्टिमेट है, जो एप्रीहेंशन है वो है कि नेक्स्ट वार, जो भी अगर वार होगा इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसका जो पिवोटल पॉइंट होगा, उसका जो सेंट्रल वर्ज होगा, वो सेंट्रल वर्ज शायद हिंद महासागर होगा। अगर हिंद महासागर होगा तो हिंद महासागर को सेव करना एक नेवी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके चलते हुए मुझे लगता है वार फ्रिगेट काफ़ी बनेंगे,
सबमेराइंस बनेंगी, उनके पार्ट्स बनेंगे, उनकी लोकल ओवरहालिंग होगी, और जब जी। ये चीज़ होगी तो हमें उसको एंसिलरीज को जोड़ने के लिए हमें कमर्शियल जो सी लाइंस हैं, कमर्शियल जो अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा शिप बिल्ड कर रहे हैं या शिप कर रहे हैं, उसको वो बड़ी तेज़ी से करेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी हमारे पास जो बैलिस्टिक फ्रीट चार्ट है, जिसको हम एक तरह से सी रूट्स की जो वैल्यूएशन निकालते हैं और किस तरह से बैलिस्टिक को हम इससे कोरिलेट करते हैं, उसमें कोई ऐसा इनक्रीजिंग रिजल्ट नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि कमर्शियल एकदम इसकी प्रोपेंसिटी है, कमर्शियल इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन फिर भी डिफेंस के चलते हुए इन नेवी रूट्स की बहुत अच्छी वैल्यू है। और मुझे लगता है जो शिपिंग से रिलेटेड जितने भी अभी देखें तो ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, खाली 4 स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें आप अच्छी तरह बना रख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दीज आर गोइंग टू बी रियली मल्टी बैगर। और जिस तरह से जब हम एयर पैसेंजर जो कम्यूटर्स हैं उनके बढ़ने की बात करते हैं, और अभी जो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी सिविल एविएशन के लिए माना गया कि आने वाले वक्त में ये पूरा जो सेक्टर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे लेकर जाएगा। एविएशन स्टॉक्स की अगर बात की जाए, हालांकि इसका सीधा कनेक्शन टर्बाइन फ्यूल से होता है, कितने बुलिश हैं आप? देखिए तो बड़ा अच्छा है। लास्ट वीक में आप देखें कि थोड़ा सा प्राइसेस काफ़ी दबाव में है क्रूड ऑयल की, और अगर ये 70 से नीचे भी चली जाएंगी तो मुझे लगता है डायरेक्ट पूरा बेनिफिट एविएशन को होने वाला है। लेकिन अगर हम इसी के चलते मान के चले तो एयरलाइंस के लिए एक मेजर कॉस्ट है, बट एयरलाइंस खाली टर्बाइन फ्यूल्स पर या खाली फ्यूल सरचार्ज पर डिपेंड नहीं करती। आज अगर हम एयरलाइंस का टोटल बिजनेस की बात करें, लाइक एक पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर इस समय ऑलमोस्ट 55% हो चुका है, तो उसका जो वन ऑफ द रीजन है, जब भी आप कंज्यूमर से बात करेंगे तो उसकी सर्विस जो टाइम है, पंक्चुअलिटी है, लोगों को लग रहा है कि कम से कम आप उसमें बैठ जाएंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो एक जो विश्वास है उसका मुझे लगता है ज़्यादा रोल है बनिस्बत जेट फ्यूल चार्जेस के। लेकिन फिर भी जब क्योंकि फ्यूल पे एक हमें करेक्शंस देखने को मिली है और उससे कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। शेयर्स की जहाँ तक बात करें, ऑलरेडी 4000 प्लस शेयर्स चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस प्राइस पे उसको बाई करने की कोई सलाह दूंगा। लेकिन जो सारे लोग हैं, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आज जो कमाई है वो मेन इंडस्ट्री से, जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है, जो उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो जितने भी लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट हम इनको दे रहे हैं एविएशन सेक्टर को, मुझे लग रहा है उनमें आप देखेंगे बड़ा अच्छा इजाफा देखने मिले। इवन जो वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं आपके, इवन पासपोर्ट प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने प्राइवेट किया हुआ है, उनके बाद देखेंगे कंटिन्यूसली रश है। और ये उनका जो अपना बिजनेस मॉडल है दैट इज़ इम्यून टू दी एविएशन। उनका कोई फ्यूल से लिंक नहीं है, उनका कोई बुकिंग से लिंक नहीं है, उनका कोई झगड़े से लिंक नहीं है। तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ मेन एयरलाइंस जाने के, वर्ल्ड ओवर आप एयरलाइंस को देखेंगे तो टर्बुलेंस रही है। कोई भी बड़ी अच्छी एयरलाइंस 20-25 साल से ज़्यादा इंडिया में हो या इवन अमेरिका की बात करें, एवरी 10 ईयर्स यू विल फाइंड ए न्यू एयरलाइंस। तो कहीं ना कहीं इस लाइन में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, और इस टर्बुलेंस के चलते हुए मुझे लगता है निवेशक को मेन एयरलाइंस में ना जाके जो स्पोर्ट कर रहे हैं उनको स्पोर्टिंग टीम को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो एंसिलरीज को लेकर खास तौर पे कई सेक्टर्स के काफ़ी बुलिश हैं महेश्वरी जी। और लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर पर क्या रहना चाहिए फोकस, इस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त छोटे से ब्रेक का है इस खास शो में, आप बने रहिए बाजार इस हफ्ते के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो बाजार इस हफ्ते में, जहां हम चर्चा करते हैं कि शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म किया और आने वाला हफ्ता किस तरह से रहने वाला है। हमारे साथ इस खास शो पर स्टूडियो में मौजूद हैं महेश्वरी साहब, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट हैं। महेश्वरी जी, हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे हम मेडिकल टूरिज्म की भी बात करते हैं और अब मेडिकल डिवाइसेस के प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार बहुत सजग है, इस लिहाज से हेल्थ केयर में भी कितना बड़ा अपटिक आप मानते हैं आने वाले एक साल का अगर नज़रिया हो तो? देखिए, अपटिक से ज़्यादा मैं इसको स्टेबल मानता हूँ। इस समय जिस रंग से मार्केट ओवर प्राइस्ड है, कहीं पे भी करेक्शन आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स उसमें ना फंसें, तो उनको इस समय रिटर्न्स ना देख के स्टेडी रिटर्न्स देखना है कि कहाँ वो सेक्टर है जिसमें मुझे रिटर्न हो सकता है मार्केट रिटर्न से 1 या 2% कम हो, लेकिन कम से कम रिटर्न 17 या 18% एश्योर्ड रिटर्न मिल जाए। कम से कम ऐसा ना लगे कि वो 25% रिटर्न के चक्कर में माइनस रिटर्न से पहुँच जाए। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की आप बात करें तो जो नॉर्मल इस समय 35 और 40 पे PE रेशो चल रही है। अगर आप खाली अपोलो की या कुछ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, उनकी करीब 80 चल रही है, तो उनको आप अवॉइड करके बाकी सारे जिसको 40-45, इवन अगर आप छोटे सेक्टर में जाना चाहें जो राइज करने वाले हैं, जैसे आर्टिमियस हेल्थ केयर है, आपको लगता है कि बहुत छोटा स्टॉक है, करीब 30 PE पे मिल जाएगा, बट अगर ईयर टू ईयर आप मिलाएं तो करीब 60 to 70% राइज इन प्रॉफिट है। इस तरह से आप इसमें काफ़ी अच्छे शेयर्स दे रहे हैं। आप हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, लाल पैथलैब की बात कर सकते हैं, थायरो की किसी कंपनी की बात कर सकते हैं, इवन आप अपना देखें सिप्ला ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में बना रहना और इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कम से कम ये डिफेंसिव स्टॉक तो माना ही जाता है, लेकिन जहाँ पे जब ओवर प्राइस्ड है तो उस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करने में एक स्टेडी रिटर्न्स मिलने की इन्वेस्टर्स को चांस नजर आ रहा है। महेश्वरी जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से स्टूडियो से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कोशिश बाजार इस हफ्ते से हमारी यही होती है कि शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आपसे साझा करें। फिलहाल इस शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।